दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार अगर कुंद पड़ जाए, या सीधे कहें कि सबसे मजबूत लोकतंत्र का हथियार ही अगर लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा हो, तो किसी भी देश के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियां क्या करेंगी। और मौजूदा वक्त में भारत के भीतर जब विपक्ष को ही खत्म करने पर सत्ता आमादा हो चली हो और उस लोकतंत्र को अपनी निगाहों से दूर करके भारत का मीडिया उसी लोकतंत्र की परिभाषा में खुद को गढ़ने लगे जो सत्ता के अनुकूल हो, तो फिर देश के भीतर विपक्ष की भूमिका होगी क्या। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है कि मौजूदा वक्त में भारत के भीतर जिन परिस्थितियों को लोकतंत्र के आश्रय जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो दरअसल वह लोकतंत्र नहीं है जो संविधान में दर्ज है, या वह भी लोकतंत्र नहीं है जिसकी पहुंच, पकड़ और परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर समूची दुनिया में गूंजती है। तो क्या पहली बार भारत के भीतर में विपक्ष राजनीतिक दलों ने यह सोच लिया कि लोकतंत्र के चौथे पाए को इस देश के सामने पूरे तरीके से नेकेट कर देना है? क्योंकि सुबह से लेकर रात तक या रात से लेकर सुबह तक हर घर के भीतर जब न्यूज चैनलों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती हो, उस आवाज के भीतर की आवाज और उस आवाज को कवर करने का तरीका भी अगर सत्ता के लिए ही हो रहा हो, तो इसके मतलब बहुत साफ है कि सत्ता यह मानकर चलती है कि विपक्ष की भूमिका इस देश में होनी नहीं चाहिए। यानी लोकतंत्र जिस जमीन पर टिका रहता है और जिसमें सवाल जवाब की प्रक्रिया होती है, उसे पूरे तरीके से खत्म कर देना होगा। और सब कुछ कहने से खत्म नहीं होता है, कहने के बाद उन नीतियों को बनाया जाता है, उन नीतियों को लागू कराने के लिए पूरा सिस्टम काम करता है। और शायद इसीलिए 9 बरस लग गए विपक्ष को यह समझते समझते कि इस देश के भीतर में लोकतंत्र नहीं बल्कि हर किसी को खत्म करने की परिस्थितियां धीरे धीरे बना दी गई। कॉरपोरेट के भीतर में कोई स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं है। जो साथ खड़ा है उसे मुनाफा होगा, बाकियों को मुनाफा नहीं होगा। इस देश के भीतर में नौकरशाह वहीं पर आगे निकल पाएगा जो सत्ता के अनुकूल काम करेगा। और यह स्थिति धीरे धीरे संपादकों तक चली गई, अखबार के मालिकों तक चली गई, न्यूज चैनलों के मालिकों तक चली गई। और जब पूंजी का खेल शुरू हुआ तो जहां से पैसा आ रहा है और जो पूरा बिजनेस मॉडल इस देश के भीतर में मीडिया के बीच जाकर खड़ा हो चला, वह भी एक ही धारा और एक ही पाइपलाइन को अगर पकड़े रहा, तो फिर अब सामने कौन सा निर्णय लेने की जरूरत है। और शायद उसकी शुरुआत इंडिया गठबंधन ने अपने तौर पर इस देश के 14 एंकरों का नाम सामने रखकर एक छोटी सी पहल की। सवाल यह भी उठने लगे कि 14 ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं। दरअसल यह एक सिंबॉलिक या कहें सांकेतिक स्थिति है, क्योंकि इस दौर में जो परिस्थिति सत्ता ने अपने लिए बनाई है और खुद को टिकाए रखने के लिए बनाई है, उसमें पहली बार विपक्ष ने अगर कोई ऐसा निर्णय लिया जिसमें वह मीडिया को या कहें डेमोक्रेसी के चौथे पाए को निशाना यह कहकर साध रहा है कि दरअसल आप इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी को ही खत्म कर रहे हैं। इस देश के जो मुद्दे लोगों से जुड़े हैं उसको आप उठाते नहीं, अपनी भूमिका को आप भूल चुके हैं। तो क्या महज 14 एंकरों से बात निकलकर समाधान तक पहुंच जाएगी? बिल्कुल नहीं। चोट कहां पर करनी है, उसकी जड़ कहां पर है? क्या उस बिजनेस मॉडल पर चोट करनी है जिस बिजनेस मॉडल पर चोट सत्ता ने की और सब कुछ अपने अनुकूल कर लिया? इसीलिए इस देश के भीतर में मालिकों के तौर पर कॉरपोरेट का नाम लिया जाने लगा। तमाम न्यूज चैनलों के भीतर कॉरपोरेट का पैसा लगा है। कुछ कॉरपोरेट ने सीधे तौर पर कई चैनलों को संभाल लिया। और उसके बाद इस देश के भीतर में जो सवाल उठने चाहिए मीडिया के जरिए और जिसकी भूमिका सत्ता पर निगरानी रखने की होती है, वह उस निगरानी से इतर सत्ता के लिए निगरानी करने लगा, तो फिर होगा क्या? और शायद इंडिया का यह फैसला और आने वाले वक्त में जिस जड़ को वो खोज रहा है, वो जड़ 2 ही परिस्थितियों के साथ उभरती है।
एक तरफ वह संपादक मालिक हैं जो एक दौर में पत्रकारिता करते थे, एक दौर में सवाल पूछते थे, एक दौर में इस देश के भीतर में उन्होंने हर उस कालखंड को देखा जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी और लड़ना चाहते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में जरा आप कल्पना कर सकते हैं, विपक्ष के फैसले को ही इस देश में इमरजेंसी के तौर पर रखने की कोशिश किसने शुरू की? क्या किसी देश के भीतर में विपक्ष इमरजेंसी लगा सकती है? क्या वो तानाशाह हो सकती है? उसके पास क्या कोई सिस्टम होता है? उसके पास क्या कोई हथियार औजार होते हैं? बिल्कुल नहीं, यह तो सत्ता के लिए होता है। तो सत्ता ने इस दौर में लोकतंत्र की परिभाषा को और लोकतंत्र को संभाले हुए चारों पायों को अपने अनुकूल कुछ ऐसा कर लिया कि लगने लगा जैसे विपक्ष ही इस देश को चला रहा है। और इसका एहसास लोगों के भीतर है, तो लोगों के भीतर भी उस मीडिया को हथियार और औजार बनाकर उनके सामने यही प्रस्तुत करने लगे कि दरअसल सत्ता तो लोकतांत्रिक परिस्थितियों को जीती है। अब जरा कल्पना कीजिए, बीते कई वर्षों के भीतर या बीते 9 वर्षों के भीतर एक के बाद एक पायदान को अगर आप परखना शुरू करें और मौजूदा मोदी सत्ता के अक्स तले अगर परिस्थितियों को परखें, तो चुनाव आयोग को अपने कब्जे में कौन चाहता है? चुनाव आयोग का मतलब बहुत साफ है, इस देश के भीतर में जो चुनाव होते हैं वह उसकी निगरानी में हो। सत्ता ने कहा जी नहीं, नियुक्तियां हमारे लिए होंगी, हम करेंगे और हम ही देखें परखेंगे। तो कब्जे में कौन चाहता है चुनाव आयोग को? जो जांच एजेंसियों की कतार है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं कि ईडी, सीबीआई और आईटी ने क्या कमाल किया, वह भी सरकार की पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन गए। इस देश के भीतर में नौकरशाहों पर निगरानी करने वाले सीवीसी की भूमिका क्या हो गई, यह भी बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। सत्ता तो चाहती थी कि इस देश के भीतर में जजों की नियुक्ति भी वह करे। जजों की नियुक्ति नहीं कर पाई तो जो भी नाम कॉलेजियम के जरिए सत्ता तक पहुंचे उसमें उसने काट छांट शुरू कर दी। और वहां पर जजेस की नहीं चलती है, सत्ता ने अपनी भूमिका को बना लिया। और यह एक ऐसा सवाल है जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त की भर्ती हो या चुनाव आयुक्त की भर्ती हो, उस भर्ती को सरकार ने कहा कि नहीं, वहां प्रधानमंत्री की चलेगी, वहां चीफ जस्टिस की नहीं चलेगी, लेकिन यहां पर सरकार की चलेगी, यहां पर सरकार के अनुकूल जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। इसको लेकर शोर 2015 से लगातार मचते चला गया और सत्ता की ताकत, उसकी भूमिका, लोकतंत्र को खत्म करने की परिभाषा, इन तीनों आसरों के तले अगर कानून मंत्री रिजिजू का बयान भी याद कर लीजिएगा तो फिर आपके जहन में सवाल होगा, डेमोक्रेसी कहां पर थी? वह तो जजेस को भी धमकी देने की स्थिति में आकर खड़े हो गए थे। सेना भी हमारी है और सेना भी अब छुट्टी लेकर जाए अपने घरों में तो बताए, सरकार की उपलब्धियों को बतलाए, उसका प्रचार प्रसार करे। स्थिति यहां तक आ गई। राष्ट्रवाद की भूमिका सेना से निकलकर राजनीतिक गलियारे में तैरती हुई तमाम परिस्थितियों में अग्निवीर की भर्ती से लेकर हर किसी अधिकारी के प्रमोशन और डिमोशन के आसरे वह चलने लगी। हम डेमोक्रेसी को खोज रहे हैं और खोजते खोजते संपादक हमारा होना चाहिए, मीडिया हमारे अनुकूल होनी चाहिए, नौकरशाह हमारा होना चाहिए, कॉरपोरेट हमारा होना चाहिए, आरबीआई हमारी होनी चाहिए, बैंक और उनसे जो लोन लेते हैं वह भी हमारे इशारे पर होना चाहिए। यानी सवाल किससे कौन पूछे, इस दौर में यह हिस्सा ही गायब हो गया। और शायद इसीलिए अब यह सवाल है कि वो जड़ कौन सी है जहां पर इंडिया को अगली चोट करनी है। वो जड़ कॉरपोरेट के लगे हुए पैसे पर चोट करनी है, वह इस देश के 16 राज्यों में जो विपक्षी राजनीतिक दलों की सरकार है उसकी पाइपलाइन से जो विज्ञापन का पैसा आता है उसको कट करने की जरूरत है, या इस दौर में उन संपादक मालिकों को सामाजिक तौर पर देश की जनता के भीतर लाकर खड़ा करने की जरूरत है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा सरीखी एक और यात्रा या उस यात्रा के दूसरे कालखंड में देश को बताया जाए कि जब लोकतंत्र की कोई अनुगुंज आपके कानों तक पहुंच ही नहीं रही है तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब होगा क्या? क्योंकि इस दौर में हमने देखा समझा भाषण भी हमारा है, राशन भी हमारा है।
मन की बात भी हमारी है, स्कूल हमारा, अस्पताल हमारा, पानी, बिजली, गैस, गाड़ी, सब कुछ हमारा। और सड़क और सारे नारे लगते लगते ऐसी परिस्थिति आ गई कि बीते 9 बरस में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सत्ता ने दिया है, इससे हटकर कुछ भी नहीं। यही आवाज लगातार गूंजती चली गई। तो सवाल सबसे बड़ा यह था, क्या मीडिया पर नकेल कसी जाए तो कैसे कसी जाए? मीडिया पर नकेल, उसकी अपनी स्वायत्तता है, आप कैसे कस सकते हैं? उसकी अपनी साख होगी, उस पर आप कैसे कस सकते हैं? उसके जनता के भीतर प्रभाव होगा, वहां उसकी टीआरपी होगी, आप कैसे कस सकते हैं? तो क्यों नहीं हम अपने आप को उससे अलग कर लें और बताएं कि इस देश के भीतर में जो फेडरल सिस्टम चलता है, संघीय ढांचा चलता है, उस संघीय ढांचे में राज्यों की भूमिका अब इन मीडिया से अलग होगी। जो कॉरपोरेट इस देश के भीतर में धंधा बिजनेस कर रहे हैं और वो मौजूदा दिल्ली की सत्ता या कहें केंद्र की सत्ता के अनुकूल काम कर रहे हैं, उनकी परिस्थितियां विपक्षी राजनीतिक दलों के सरकारों के तहत उस तरीके की नहीं होगी या बिल्कुल बंद की जाएगी। उस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाया जाए? यानी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका मौजूदा राजनीतिक सत्ता से हटकर एक समानांतर लकीर खींच सकती है या नहीं खींच सकती है। शायद यही सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन यह इम्तिहान इसलिए बड़ा है क्योंकि मौजूदा मोदी सत्ता ने इसका ऐलान खुले तौर पर एक बार नहीं कई बार किया है। सड़क और रैलियों में नहीं, पार्लियामेंट के भीतर तक किया है। यानी वो विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। इस देश के भीतर में विपक्ष का मतलब बहुत साफ है, या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप दुश्मनों के साथ हैं। यह स्थिति इस देश के भीतर में तमाम प्रोफेशनल्स के साथ, तमाम इंस्टीट्यूशंस के साथ, तमाम हर उस शख्स के साथ जो अपने तौर पर संविधान को ही इस देश की डेमोक्रेसी का आईना मानकर काम करता है, उसके सामने अगर राजनीतिक सत्ता ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए तो 14 एंकरों के नाम एक तात्कालिक परिस्थिति है। अगली परिस्थिति इस देश की जनता के बीच जाकर यह बताने की है कि दरअसल कल तक यह जिक्र हम करते रहे कि उस मीडिया के जरिए हमारी बात आप तक आएगी नहीं तो हम आप तक पहुंचे हैं। लेकिन अब अगला स्टेज कहता है कि आप ही को तय करना है कि जो मीडिया की मौजूदगी डेमोक्रेसी के लिए है, उसने डेमोक्रेसी को खत्म करके सत्ता के लिए एक नई डेमोक्रेसी का पाठ जो पढ़ाने की कोशिश की है, उसकी दिशा में आपको बढ़ना है। बायकॉट की स्थिति आपकी आनी चाहिए। संवाद एक ताली से नहीं होगा, बातचीत एक तरफा नहीं होगी। और जब नौकरशाह सरकार के अनुकूल हो गए, न्यायपालिका को अपने अनुकूल करने की भरसक कोशिश सरकार खुले तौर पर करती है और संसद को भी अपने अनुकूल कर चुकी है। बहुमत की ताकत नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले संसद के गलियारे में जाकर गायब हो जाते हैं या उन्हें हाशिए पर ढकेलकर सत्ता मनमाने तरीके से विधेयक लाती है और बतलाती है कि संसद की ताकत क्या होती है। तो क्या यह मौका विपक्ष या इंडिया के लिए जनता के बीच जाकर उनको इस ताकत का एहसास कराने का वक्त आ गया, जहां पर वह खुद तय करें कि उन्हीं के वोट से बनती हुई सरकारें पार्लियामेंट के भीतर, जुडिशरी के भीतर, इस देश की कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया तक के भीतर घुसकर इस ताकत को जीती है कि जनता ने हमें चुन लिया तो हम मनमर्जी करेंगे, मनमाफिक करेंगे, यानी नियम कायदे ताक पर रखे जाएंगे। तब यह सवाल आया कि दरअसल क्या इस दौर में मीडिया जो अपने तौर पर मानकर चलती रही कि जब तक वह केंद्र सरकार के साथ खड़ी है उसकी बदनामी नहीं होगी, उसके स्कैम सामने नहीं आएंगे, उसके घपले घोटाले सामने नहीं आएंगे, या इससे पहले उसने जो कुछ भी किया है सब रेड कारपेट तले दब जाएगा। और दूसरी परिस्थिति थी, जिन्होंने यह सब नहीं किया है उनको लाभालाभ मिलेगा। इसीलिए एवरेज विज्ञापन जो केंद्र सरकार से 2014-15 के बाद मिलता चला गया, वह इस देश के भीतर में जो प्रोडक्ट बनाते हैं और अपने माल को बेचने के लिए जो विज्ञापन देते हैं, उससे लगभग 4 गुना ज्यादा पैसा सरकार ने मीडिया पर खर्च करना शुरू कर दिया। तो फिर जो स्वस्थ प्रतियोगिता टीआरपी को लेकर भी होती थी, उसकी परिभाषा भी इस दौर में बदल गई। तो
तो फिर बिजनेस मॉडल भी बदल गया। और शायद यही वो वजह है कि शेयर बाजार के भीतर से अगर आप चीजों को परखना शुरू कीजिएगा तो टीवी टुडे 1328 करोड़ का मार्केट कैप है उसका। टीवी 18 7808 करोड़ इसका कैप है, उसका मार्केट कैप है। इंडिया टीवी 638 करोड़ का नेटवर्क दिखलाते हैं। न्यूज नेशन 177 करोड़ दिखाते हैं, एनडीटीवी 40-44 करोड़ दिखाते हैं। लेकिन यह मुनाफे के साथ चीजें जुड़ती चली जाती और परिस्थितियों के भीतर सरकार से लाभालाभ की स्थिति बनी रहे, हमारी मुश्किलों का समाधान सरकार करती चली जाए, हमारे बिजनेस करने के तरीके में कोई रुकावट ना आए। यानी मीडिया एक बिजनेस में कन्वर्ट किया जा चुका है, इससे कोई इनकार किसी को होना नहीं चाहिए। और बिजनेस का पहला धर्म होता है मुनाफा। और सरकार ने अगर तय कर लिया कि इस देश के भीतर में हर उसको मुनाफा देंगे जो सरकार की डेमोक्रेसी को मानेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेसी को नहीं, तो फिर उस डेमोक्रेसी का पाठ हर संपादक मालिक ने पढ़ना शुरू कर दिया। तब यह सवाल इस देश के भीतर विपक्ष के जरिए उठकर अब आया है, जो 3 गति से चल रहा है। पहली गति है जिनके चेहरे स्क्रीन पर रेंगते हैं, उनकी क्या साख है, अब विपक्ष को यह बतलाना पड़ेगा। दूसरी परिस्थिति, इस देश में जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर अगर ये खामोशी बरते हुए सरकार के लिए ही वोटों के ध्रुवीकरण के मद्देनजर मुद्दों को उठाते हैं, चर्चा करते हैं और सरकार द्वारा निर्देशित होते हैं, यानी सुपर संपादक कहीं और बैठा है जो राजनीति को हाँक रहा है और उसके हिसाब से खुद को हाँकने के लिए तमाम मीडिया तैयार है, तो फिर वहां पर नजर देश भर के भीतर में उन राज्यों और उस राजनीतिक दलों को सोचना होगा जिन्हें लगने लगा कि अब वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए सांकेतिक तौर पर पहली नजर 14 एंकरों पर उठी है। लेकिन राजनीति कितनी तीखी हो गई यह इस बात से समझा जा सकता है कि मणिपुर के सीएम को भी एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। एडिटर गिल्ड के 3 लोग जहां जांच करने जाते हैं और इस दौर में कर्नाटक के भीतर से भी आवाज खुले तौर पर आती है और एफआईआर दर्ज हो जाती है नॉन अवेलेबल, जो आज कर्नाटक के हाईकोर्ट में इंडिया टुडे के एक एंकर को वहां से रियायत नहीं मिली। कहा गया हम सुनवाई करेंगे, मंगलवार तक आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इसकी गारंटी ले लेते हैं, लेकिन जांच तो करनी होगी। यानी खुले तौर पर इससे पहले मीडिया को लेकर कोई दूसरा आवाज उठाता था तो देश के भीतर अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल उठता था। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, पहली बार जिनके हाथों में पूरी ताकत है वही कहने लगे कि दरअसल लोकतंत्र खत्म हो रहा है। यानी बीजेपी को कहने आना पड़ा कि लोकतंत्र खत्म हो चला है। यानी बीते 9 बरस से जो पूरा पाठ इससे पहले हमने बताया, उससे इतर बीजेपी क्या कहती है जब विपक्ष सक्रिय हुआ राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र को बताने के लिए, तो बीजेपी ने कहा जो सत्ता में बैठी है कि ऐसी विकृत सोच का घोर वह विरोध करती है जो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोके। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कौन रोक रहा है? सवाल है कि उन विचारों की अभिव्यक्ति जो एंकरों के जरिए निकलती है वो बिना विपक्ष के कोई मायने नहीं रखेगी, उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी, कोई साख नहीं होगी। यह बीजेपी को समझ में आ गया तो उसने अपने प्रेस विज्ञप्ति में यह लिख डाला, एक पर्चा जारी किया। इतना ही नहीं, उसने कहा कि मीडिया को खुलेआम धमकी देना देश की आवाज को कुचलने की कोशिश जैसा है। देश की आवाज को कुचलने की कोशिश विपक्ष करे, मीडिया को धमकी दे, जो काम सत्ता करती है वो विपक्ष के माथे। अब बीजेपी को लोकतंत्र की दुहाई देने की परिस्थिति में आ गई। बात यही नहीं रुकी, उसने फिर उसके बाद कहा किसी बाहरी दबाव में मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यानी इस दौर में विदेशी ताकतों को भी साथ में खड़ा करने की कोशिश और देश की डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का आरोप बीजेपी लगा रही है, जिसके हाथ में सिस्टम है, पूरा इंस्टीट्यूशन काम करता है, सारा पैसा, सारी पूंजी, सारा कॉरपोरेट, सारे इंस्टीट्यूशन, सब कुछ उसके पास है। और उसे साजिश लग रही है विपक्ष की, जिसके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं, जिसकी तमाम पाइपलाइन काट दी गई, तमाम नेताओं पर जो कि 50 से ज्यादा सांसद और विधायक हैं उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए। ईडी यही काम करती रही, सीबीआई ऐसे ही काम कर रही है, आईटी ऐसे ही चल रही है, लेकिन सत्ता को विपक्ष
कि साजिश यहां नजर आता है, लेकिन बात यहां भी नहीं रुकती है। अगली लाइन वो कहती है कि देश में लोकतंत्र है। ये लाइन कौन कह रहा है? बीजेपी कह रही है। देश में लोकतंत्र है, किसी को भी प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कमाल की स्थिति है। प्रेस पर अंकुश किसने लगाया? इस दौर में कितने संस्थानों को किस तरीके से नोटिस भेजे गए और किस किस चैनल के किस किस कार्यक्रम को ब्लैकआउट सरकार ने किया? यह क्या बताने की बात है? प्रोग्राम आता था और सरकार का एंटीना खड़ा हो जाता था और उसके बाद ब्लैकआउट हो जाता था स्क्रीन। क्या यह सरकार ने किया और बताने की जरूरत है? राज्य दर राज्य की परिस्थितियों को देखिएगा तो किस तरीके से कहां पर पत्रकारों को हाशिए पर ढकेला गया, कहां उनको एफआईआर दर्ज की गई। क्या यह बताने की जरूरत है? और इस परिस्थिति की आखिरी लाइन और महत्वपूर्ण है, जहां पर बीजेपी जिक्र कर रही है तानाशाही मानसिकता का। वह लिखती है कि तानाशाही मानसिकता के आगे बिल्कुल ना डरते हुए, बिना फियर एंड फेवर के, उच्च भारतीय मूल्यों का पालन करते हुए ऐसी निकृष्ट सोच का बहिष्कार करें। ये तमाम बातें तो बीजेपी ने अपने तौर पर इस देश में मीडिया के साथ खिलवाड़ की, लेकिन हमने आपसे शुरू में ही कहा, पूरी परिभाषा इस देश में डेमोक्रेसी की बदलने में 9 बरस लगा दिए और 9 बरस के बाद विपक्ष को होश आया है, वह तो खत्म हो जाएगी। तो उसने सांकेतिक तरीके से सही, लेकिन एक आवाज की शुरुआत तो की और उस आवाज का पड़ाव इसके बाद संपादक मालिकों तक जाएगा, उसके बाद यह पड़ाव कॉरपोरेट के पैसे तक जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र के भीतर अभी भी, इस देश के भीतर में एक व्यक्ति एक सत्ता नहीं है, बल्कि फेडरल सिस्टम है। राज्यों के भीतर तमाम राजनीतिक दलों की सरकारें हैं जो बीजेपी की नहीं है। उनको इस बात का एहसास हो गया कि 2024 में चुनाव अगर हारे या निपटा दिए गए तो उसके बाद उनका राजनीतिक खेल खत्म, कई तो उम्र के लिहाज से और बाकी इस देश की तमाम उन परिस्थितियों के आसरे जहां पर तानाशाही और अभिव्यक्ति की आजादी को दबाना भी लोकतंत्र की परिभाषा में सत्तानुकूल गढ़ने के समान हो जाएगा। तो यह लड़ाई सीधी है। ये लड़ाई के बीच में मीडिया खड़ी नहीं हुई है। मीडिया एक पायदान सत्ता का बनकर इस दौर में लोकतंत्र को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रही है। ये लड़ाई उस बात की है क्योंकि सामान्य तौर पर इस देश के भीतर में जब सब कुछ सत्ता के पास हो और विपक्ष की एक आवाज के बाद वो कहने लगे यह तानाशाही है, तो मतलब समझ जाइए इस देश के भीतर के लोकतांत्रिक हालात ठीक नहीं है। इंडिया अगर समझ रहा है तो समझ जाए, और नहीं समझ रहा है और इस संकेत की भाषा को आखिरी हथियार मान रहा है तो समझ जाए। यह परिस्थितियां डराने से कहीं आगे की है, जहां पर सवाल सिर्फ एक है और वह सवाल देश का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।